इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है। रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे चित्रा का नमस्कार और जय जोहार। वक्त हो गया है कार्यक्रम स्वास्थ्य वाणी का और आज हम हैं स्वास्थ्य वाणी कार्यक्रम के 6वें एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी कि उच्च जोखिम गर्भावस्था पे। एक रिसर्च के मुताबिक देश में 1000 में अमूमन 174 महिलाओं पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा रहता है और भारत में हर दिन गर्भावस्था या प्रसव के दौरान 66 महिलाओं की मौत हो जाती है और ये आंकड़ा साल में 24,000 का है। भारत नाइजीरिया के बाद दुनिया का ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी संख्या में गर्भावस्था या प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत हो जाती है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। और इस गंभीर विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर अर्चना चौहान मैम, जो कि है नोडल अधिकारी मातृत्व स्वास्थ्य। तो मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चित्रा जी, आपके कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। तो मैम, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? देखिए चित्रा जी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था के दौरान ऐसी कुछ सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स महिला के साथ आ सकती है जिसके कारण माँ को जान का खतरा बन सकता है और उसके जोखिम का स्तर बढ़ सकता है और साथ ही साथ गर्भस्थ शिशु के भी प्रॉब्लम में आने की संभावना हो सकती है। और ऐसी परिस्थितियों को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है, अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं तो करीब 10 से 15% जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उसमें हाई रिस्क का खतरा बना रहता है। और आज के समय में गवर्नमेंट ने हाई रिस्क पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य है कि किसी भी गर्भवती महिला की गर्भावस्था के दौरान, डिलीवरी के दौरान अथवा डिलीवरी पश्चात उसकी मृत्यु ना हो और जच्चा बच्चा दोनों कुशल रहें। तो इसलिए हम हाई रिस्क पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि हम ऐसे केसेस को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें और उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो ट्रीटमेंट है, हम जल्दी से जल्द शुरू कर सकें और उनको हम पूरे 9 मंथ्स तक और डिलीवरी के बाद 42 डेज तक हम उनको अपने ट्रैकिंग में रख सकें। जी मैम, अभी आपने बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है और आपने ये भी बताया कि गवर्नमेंट इसमें बहुत फोकस्ड है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है मैम, आप ये बताइए। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी किन महिलाओं में होने की संभावनाएं अधिक होती है? चित्रा जी, ऐसा है, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, मेडिकल कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसके कारण अगर जब हम महिला डायग्नोज होती है, प्रेग्नेंट महिला डायग्नोज होती है, तो हम उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में रखते हैं। कई बार ऐसा है कि बहुत डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर हम उम्र की बात करें, अगर कोई महिला जिसकी शादी 18 साल से पहले हो गई हो और वो 18 साल से पहले कम उम्र में माँ बन रही हो, वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है। इसी प्रकार कोई महिला ने लेट शादी की है, लेट कंसीव किया है, अबव 32 ईयर्स ऑफ एज, तब वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है। ऐसी महिला जिसमें खून की कमी हो, जो कि बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, एनीमिया से ग्रसित हो, इस प्रकार की महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को हम हाई रिस्क की कैटेगरी में रखते हैं। कई बार महिला की पहली डिलीवरी जो है वो सिजेरियन से हुई है, ये महिला ऑटोमेटिकली हाई रिस्क की कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि उसको सेकेंड डिलीवरी के दौरान भी रिस्क फैक्टर उसका बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिला में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ कहते हैं। इस प्रकार की महिलाओं को हम हाई रिस्क की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा कई महिलाएं जिनकी 3 से ज़्यादा डिलीवरी हुई हो, ऐसी महिलाएं भी, इनको प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं, खतरे की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इनको भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा कई मेडिकल कंडीशंस होते हैं। कई महिलाएं जो है गर्भावस्था के पहले ही उनको कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, थायराइड से संबंधित डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसी महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आ जाती है। जी, अभी आपने मैम कारण बताया, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षण क्या हो सकते हैं मैम, कि हम कैसे जानेंगे कि
कोई गर्भवती महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है? देखिए, हाई रिस्क फैक्टर्स अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके लक्षण भी अलग अलग होंगे। अगर सामान्य तौर पे मैं बात करूं कि खून की कमी, अगर किसी गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा खून की कमी है, वो बहुत ज़्यादा एनीमिक है, तो उसे कैसा लगेगा प्रेगनेंसी के दौरान? उसे बहुत थकावट महसूस होगी, कमज़ोर महसूस करेगी वो, ठीक है। वो अपने जो डेली डे टू डे रूटीन का काम है वो नहीं कर पाएगी, जिसके कारण उसके पैरों में सूजन आ सकती है, उसके हथेली में पीलापन आ सकता है, और इसकी वजह से उसके पेट के बच्चे के बढ़त की संभावना भी कम हो सकती है। तो ये तो हुआ कि अगर कोई महिला जो कि सीवियरली एनीमिक है, जो हाई रिस्क की कैटेगरी में है, उसमें लक्षण ये हैं। कई महिलाएं जैसे जिनको बीपी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, उनमें यूजुअली जो सिम्टम्स आते हैं, देखिए बीपी के लिए जांच के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तब आपका बीपी जांच होगा और आपको पता चलेगा कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, परंतु जो लक्षण वो महिला खुद में देख सकती है, उसके पैरों में सूजन आएगी, उसे हल्का सिर दर्द हो सकता है, उसे बहुत मतलब अजीब सा ऐसा लगेगा, कमज़ोरी लगेगी, और बहुत कॉमन जो हम महिलाओं से पूछते हैं, उनकी अंगूठी टाइट हो जाती है, उंगलियों में सूजन आ जाती है। जो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो लेमैन है, उनसे हम इस प्रकार से पूछते हैं। तो ये अगर उनको ऐसा लक्षण लगता है तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं, और वहाँ पर उनका जब बीपी चेक होता है तो पता चलता है कि उनकी बीपी बढ़ी हुई है। इसके अलावा चित्रा जी, प्रेगनेंसी में अमूमन 10 से 12 किलो वज़न बढ़ना चाहिए पूरे 9 मंथ्स में, परंतु कई बार ये भी देखा गया है कि कई महिलाओं का इस निर्धारित वेट मानक के अनुसार नहीं बढ़ता है। तो अगर महिला का वज़न नहीं बढ़ रहा है, या फिर महिला खाना ठीक से नहीं खा रही है, तो इसकी वजह से ना केवल महिला के शरीर पे असर पड़ेगा, बल्कि बच्चे के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो महिला रेगुलरली अपनी जांच कराने, एएनसी जांच कराने हॉस्पिटल जाएगी या अपनी एएनएम के पास जाएगी, वहाँ पर उसका वज़न लिया जाएगा, और तब उसे पता चलेगा कि भाई आपका वज़न जो निर्धारित मानक के अनुसार बढ़ना चाहिए हर महीने, नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी महिलाएं भी जिसका वज़न नहीं बढ़ रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती हैं, और उसका गर्भ शिशु भी खतरे में आ सकता है। इसके अलावा कई महिलाएं जो है पहले से टीबी से ग्रसित रहती हैं, या फिर वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रकार की टीबी से जो संक्रमित मरीज है उनके कांटेक्ट में आ सकती है। जैसे आपने कोविड के समय देखा रहा होगा जी, कोविड में ऐसा था कि कोविड तो था ऐसा कि बड़ा ही अजीब सा माहौल था उस वक्त, कौन कोविड से पीड़ित है नहीं है, तो ऐसी महिलाएं उस समय भी अगर संक्रमित हो जा रही थी, वो भी हाई रिस्क की कैटेगरी में रही थी। तो मेरा ये कहना है कि हाई रिस्क की कैटेगरी का एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन तो है जब आप एएनसी जांच के लिए जाएंगी, प्रसव पूर्व जांच के लिए आप अपने डॉक्टर या एएनएम के पास जाएंगी, तब आपको ये पता चलेगा कि आपको इस किस्म का हाई रिस्क है। परंतु कुछ खतरे के लक्षण महिलाओं को अवश्य खुद से जानकारी होनी चाहिए, जिसके बात मैंने पहले कही। उसके अलावा जो महिला 3 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, उसके 3 से ज़्यादा डिलीवरी हो चुकी है, उसका पहला बच्चा जो है सिजेरियन से हुआ है, तो इस महिला को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो स्वयं में वही ऑटोमेटिकली वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आ गई है। तो उसको अपनी स्वास्थ्य की जांच के लिए डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हर महीने उससे किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो रही है जिसके बारे में उसके डॉक्टर ने या एएनएम में खतरे के लक्षणों की जानकारी दी है, तो उसको उस हिसाब से अपनी स्वास्थ्य की जांच के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। जी, बहुत ज़रूरी बात बताया मैम आपने कि इन लक्षणों को पहचान कर जल्दी ही डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अब मैम हम जानेंगे कि क्या एंटीनेटल जांच एचआरपी वाली गर्भवती महिला और सामान्य गर्भवती महिला के जांच में कोई अंतर होता है? नहीं चित्रा जी, एएनसी जांच ही एचआरपी को चिन्हांकित करने के लिए उसका मूल सार है, उसकी जड़ है, उसका क्रक्स है। एक एएनसी जांच महिला रेगुलरली लेगी, उसकी अच्छे से एएनसी जांच की जाएगी, तो हम एचआरपी को जल्दी चिन्हांकित कर सकते हैं। पर इसके लिए ये भी जरूरी है, एएनसी जांच तो वही रहेगी। एक महिला, मान लीजिए एक महिला हमारे पास आती है, कहती है कि मुझे 7 मंथ्स है और मेरे पैर में सूजन है, तो अब उस एएनएम और डॉक्टर ने उसका बीपी जांचना है, उसका वेट देखना है, उसके पैरों में सूजन है कि नहीं ये देखना है, उसकी हीमोग्लोबिन कैसी है। उसके साथ ही उस महिला से हम पूछते हैं कि भाई आपको और इसके अलावा क्या तकलीफ है, पैरों में सूजन के अलावा कुछ दिक्कत हो रही है क्या। इस हिसाब से हम महिला को, अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, तो हम उसके कुछ ज़रूरी टेस्ट करते हैं हीमोग्लोबिन यूरिन का। उसके हिसाब से हम उसको या तो फिर एनीमिया या तो फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब बीपी में जो गर्भावस्था में जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उस कैटेगरी में हम उसको रखकर उसका मैनेजमेंट शुरू करते हैं। तो एएनसी जांच में कोई अंतर नहीं आता। अंतर सिर्फ ये आता है कि जो हाई रिस्क महिलाएं हैं उनकी बहुत फ्रीक्वेंटली, हर महीने के बजाय
हर 15 दिन 20 दिन आवश्यकता के अनुसार फ्रीक्वेंटली जांच, उनकी ANC जांच हम ज़्यादा करते हैं, उनको अपने रडार में रखते हैं, उनको चिन्हांकित करके हम उनको मैप करके रखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक महिला जिसका प्रीवियस सिजेरियन है, जिसका डिलीवरी पहला डिलीवरी जो है वो सिजेरियन से हुआ है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसे लेबर पेन नहीं शुरू होना है, उसके पहले ही उसे अपने नज़दीकी हायर सेंटर में एडमिट होना है। अब ये महिला अगर किसी दूरस्थ क्षेत्र में रहती है जहाँ पर PHC है, जहाँ पर सिजेरियन की सुविधा नहीं है, तो उसको या तो अपनी CHC उस संस्था में आना पड़ेगा जहाँ सिजेरियन की सुविधा है। तो इस बात की जानकारी उस महिला को और उसके परिवार को होनी चाहिए। ये जानकारी देने का काम हमारा है, विभाग का, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है उनका है। और ये जानकारी रखकर उसे अपनी डिलीवरी के 15 दिन पहले, दर्द उठने से पहले उस संस्था में जाना है। हम इसी महिलाओं को जिनका सिजेरियन से ऑपरेशन हुआ है उनको पहले से मैप करके रखते हैं। हाई रिस्क जितनी महिलाएं हैं उनको मैप करके रखते हैं कि भाई आपकी डिलीवरी जो है उच्च स्तर की संस्थाओं में होगी, जिसे हम FRU कहते हैं। तो ये हम जानकारी महिलाओं को भी देते हैं, और ये तभी हम जानकारी दे पाएंगे जब वो हमारे पास ANC जांच के लिए आएंगी। और हम हर फ्रीक्वेंटली HRP महिला की फ्रीक्वेंटली ANC जांच इसलिए भी करते हैं ताकि हम जो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ताकि उसका जो हाई रिस्क फैक्टर है कंट्रोल में रह सके, वो प्रॉपरली कंट्रोल में है कि नहीं है, या तो फिर हाई रिस्क फैक्टर उसका बढ़ रहा है क्या। अगर बढ़ रहा है तो उसे शायद हायर सेंटर जाने की आवश्यकता हो सकती है। तो मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगी कि ANC जांच में कोई नहीं, ANC जांच वही है, परंतु हाई रिस्क मरीजों का हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जांच करते हैं, और उनके जो हेल्थ स्टेटस है, हाई रिस्क स्टेटस है, उसके हिसाब से अपने मैनेजमेंट को हम मॉडिफाई करते हैं। जी, बहुत ही ज़रूरी बात बताया मैम आपने। अब मेरा अगला सवाल है कि HRP के कारण गर्भवती महिलाओं में होने वाला जानलेवा जोखिम को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, क्वालिटी ANC जांच और महिला और उसके परिवारजनों में जागरूकता, ये दो ऐसे हथियार हैं जिससे कि हम जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कारण गर्भवती महिलाओं में जो जोखिम का स्तर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि महिलाओं को भी खतरे के लक्षणों की जानकारी हम अपने उनकी ANC जो चेकअप के लिए जब वो आती हैं, काउंसलिंग के माध्यम से उनको हम देते हैं, उनके परिवार वालों को देते हैं। इसके अलावा जो बहुत सामान्य से जो वो अवेयरनेस है जो महिलाओं और उसके फैमिली में होना चाहिए, वो ये है कि भाई जैसा हमने कहा कि 18 ईयर्स से कम में आप मैरिज ना करें, तो निश्चित रूप से आप उम्र के कारण, कम उम्र में जो प्रेग्नेंट होती है महिलाएं, उसमें वो हाई रिस्क फैक्टर से वो बच जाएंगे, क्योंकि उनका वो शरीर उस हिसाब से उस समय डेवलप नहीं हुआ रहता है। जिन महिलाओं में खून का स्तर कम है, एनीमिया है, उनका एनीमिया कंट्रोल पहले किया जाए, उसके बाद उन्हें गर्भधारण किया जाए। जिन महिलाओं के 2 या 3 से बच्चे हो जाते हैं, उन्हें है कि 4th प्रेगनेंसी उनके लिए एक हाई रिस्क फैक्टर साबित हो सकती है, तो फैमिली प्लानिंग की जो हमारी योजनाएं हैं उनका ये महिला लाभ ले या उसके हस्बैंड लाभ लें। तो इस प्रकार से कॉमन एक ये है जिससे वो अपने इस जोखिम स्तर को कम कर सकती है। परंतु कुछ महिलाएं ऐसी हैं जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जब BP बढ़ा हुआ है, प्रेगनेंसी के समय उनका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, अगर ऐसी महिलाएं जो हमारी ANC में आती हैं तो हम उनका फ्रीक्वेंट ANC चेकअप के लिए उनको बुलाते हैं। तो यही मेरा निवेदन है कि आप फ्रीक्वेंटली अपनी डॉक्टर की सलाह से, जो भी आपका डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है उसका नियमित रूप से पालन करें। आप अपनी डॉक्टर के हिसाब से दी हुई मेडिसिन का आप उसका सेवन करें, और जब जब आपके डॉक्टर द्वारा आपको ANC जांच के लिए बुलाया जाता है आप फ्रीक्वेंटली जाएं। इसके अलावा हो सकता है कि सोनोग्राफी भी जो है आपको बहुत फ्रीक्वेंटली करानी पड़े, क्योंकि इसी हिसाब से हम उसका सीवियरिटी क्या हम उसको आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसके पेट के अंदर के बच्चे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ हाई रिस्क फैक्टर गर्भवती महिलाओं की। तो इस प्रकार से अगर वो महिलाएं ख्याल रखती हैं, फ्रीक्वेंटली ANC चेकअप बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये, उनको जब जब वो जाती हैं, हो सकता है महिला के दिमाग में भी कुछ अपने हाई रिस्क फैक्टर से संबंधित ये होगी का आशंकाएं होंगी, शंकाएं होंगी, वो अपने डॉक्टर से पूछें। और हमारे यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं फील्ड के, वो उनको ये बताते हैं कि भाई अगर आपका हाई रिस्क फैक्टर है, आपकी डिलीवरी किस संस्थान में कराना चाहिए। तो ये अगर हम उनको बता रहे हैं तो मैं समझती हूँ ये गर्भवती महिला और इसके परिवारजन का भी दायित्व है कि इस विषय को समझे कि हम काहे उन्हें, किस लिए उन्हें हम उनको हायर सेंटर में जाने के लिए कह रहे हैं डिलीवरी के लिए। क्योंकि हम ये चाहते हैं किसी भी हाई रिस्क गर्भवती महिला का डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद उसे किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य की दिक्कत ना हो, जान का जोखिम ना हो। तो हाई रिस्क फैक्टर्स का कम करने का जो जोखिम होता है महिलाओं को,
उसे कम करने का एकमात्र यही तरीका है कि आप फ्रीक्वेंटली ANC जांच को जाएं, अपने डॉक्टरी सलाह का पालन करें, अपने खान पान का ध्यान दें, और जिस प्रकार से आपको बताया जाता है कि आपकी डिलीवरी यहाँ होनी चाहिए या आपका समय से पहले आपको एडमिशन लेना चाहिए, ये सारी डॉक्टरी सलाह का महिला और उसके परिवारजनों को पालन करना चाहिए। मैम, आजकल की जो बदलती जीवन शैली है, क्या ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को प्रभावित करती है? और आजकल लेट शादियाँ होती हैं, लड़कियां लेट शादी करती हैं, तो HRP से इसका क्या संबंध है? ये देखिए, बदलती लाइफस्टाइल की वजह से डेफिनेटली बहुत सारी ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लड़कियों में पाए जाते हैं जो बहुत कॉमन, जैसे अगर आप अनमैरिड लड़कियों की बात करें तो PCOD के आजकल बहुत केसेस लड़कियों में देखे जा रहे हैं जिसमें उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। अब ऐसी लड़कियों के अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, आफ्टर मैरिज भी उनके पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं, उनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें कंसीव करने में भी दिक्कत जाती है। तो अगर ये लेट कंसीव होते हैं तो वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर में आ जाता है। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम इसीलिए उनसे कहते हैं कि क्योंकि बदलती लाइफस्टाइल की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो डेफिनेटली उसका एक पहलू है इलाज का कि अपने लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई करिए। ठीक है, जंक फूड हम मना करते हैं यंगस्टर्स को, इसीलिए एक्चुअली प्रेगनेंसी की जो तैयारी है ना, ये प्री मैरिज काउंसलिंग से होनी चाहिए कि जब आप उसको काउंसिल करते हैं उस लड़की को जो कि उसकी कुछ दिनों बाद, महीनों बाद शादी होने वाली, हम ये सारी बातों को भी उनको बताते हैं कि उनको ये जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से ये सारी बातों का ध्यान रखें सो दैट उनको प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और अगर है तो वो हम बाद में ANC के दौरान हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल की वजह से, लेट मैरिज की वजह से आजकल बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो उसका एकमात्र तरीका ये है कि आप लाइफस्टाइल अगर मॉडिफाई करते हैं तो कुछ हद तक आप अपना सुरक्षित अपने आप को रख सकते हैं। बट अगर आपको उसके बाद भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आप अगर कैटेगराइज हो चुकी है, तो रेगुलरली फ्रीक्वेंटली ANC जांच लेना ही एकमात्र उसका निराकरण करने का और जोखिम स्तर को कम करने का एक उपाय है। जी, बहुत अच्छा बताया मैम कि सही लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। मैम, HRP वाले गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार अपना ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आज 21वीं सेंचुरी में तो मैं सबसे पहले, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि महिलाओं को अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान किस प्रकार के खतरे के लक्षण हो सकते हैं उसकी जानकारी हम जब हमारी गर्भवती महिलाएं हमारे ANC विजिट के लिए आती हैं हम उन्हें देते हैं। पर आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा उल्टी होना, वीकनेस होना या कोलैप्स हो जाना भी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान कभी अनयूजुअल सा ब्लीडिंग हुआ, रक्तस्राव हुआ, ये भी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। खतरे के लक्षण ये भी हो सकते हैं कि कोई महिला जिसका पहला बच्चा सीजर से हुआ है और उसे अचानक से दर्द होना चालू हो गया है, ये भी एक खतरे के लक्षण है। महिला में हाई ग्रेड फीवर है प्रेगनेंसी के दौरान, ये भी एक खतरे के लक्षण है कि वो हाई रिस्क की कैटेगरी में जा सकती है। किसी प्रकार का संक्रमण है, अगर महिला को TB है, अगर महिला को कुछ अलग प्रकार के थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो है इसको महिला को पता होना चाहिए कि ये सारे खतरे के लक्षण हैं। पैरों में सूजन आ रही है, एक बहुत प्रचलन है कि पैर में सूजन है, हम उसको बहुत सामान्य सी बात लेते हैं कि प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन होती है, परंतु नहीं, आपको ये अपने डॉक्टर के पास, अपने हेल्थ फैसिलिटी में जाके ये आइडेंटिफाई करवाना होगा कि ये पैरों की सूजन सामान्य है कि BP बढ़े रहने की वजह से है या फिर खून की कमी की वजह से है। तो ये जब तक आप हॉस्पिटल में जाके हेल्थ सर्विसेज अवेल नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी महिलाओं से कि जो खतरे के लक्षण की बातें हमने इस प्रोग्राम में की है, उस खतरे के लक्षणों के विषय में जागरूक रहें और किसी भी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कोई भी खतरे का लक्षण उन्हें लगता है तो वो तुरंत अपने हॉस्पिटल जाएं और अपनी जांच कराएं। जी मैम, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं मैम कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचा जा सके? देखिए, खतरे की जानकारी रखना ही सबसे पहले उसका बचाव है। अगर आपके पता है कि खतरे के लक्षण क्या हैं तो आप सजग रह सकती हैं और आप बहुत टाइमली अपनी हेल्थ सुविधाएं अवेल कर सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने पहले के प्रश्न में आपको कहा, कि
खतरे के लक्षण के बारे में गर्भवती महिला को और उसके परिवार वालों को जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। सत्र के दौरान जब महिला पंजीयन के लिए जाती है या महिला हमारे हॉस्पिटल आती है, हमारे जो हेल्थ ये स्टाफ है उनको जानकारी देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। परंतु कुछ भ्रांतियां अभी भी हैं। जैसे ये चीज़ मैंने देखी है, कोई महिला, गर्भवती महिला अगर एनीमिया से पीड़ित है और उसे हमने एडमिट कर लिया, भाई आपका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम से आप भर्ती हो जाइए, आपको ब्लड की आवश्यकता है, तो ब्लड बैंक में से आपको ब्लड मिल जाएगा। परंतु हम ये भी उनसे काउंसलिंग करते हैं कि आप अपनी एक फैमिली डोनर को तैयार करें जी, ठीक है, ताकि आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपको ब्लड दे सके। परंतु कुछ प्रचलित भ्रांतियों के कारण भी या किसी प्रकार के कुछ भय के कारण भी लोग फैमिली वाले ब्लड देने से कतराते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है कि वो इधर उधर दौड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये सब बातों से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, ताकि वो हाई रिस्क गर्भवती महिला को लाभ मिल सके, इस प्रकार के भ्रांतियों को दूर भी करना चाहिए। और परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। परिवार जब तक, गर्भवती महिला को तो अपने लक्षणों के बारे में जानकारी है, परंतु जब तक उसके हस्बैंड, उसके इन लॉज, उनको इस बात की अगर जानकारी नहीं रहेगी, तो कभी भी अचानक रात में अगर आवश्यकता पड़ी तो उसे जाने के लिए परिवारजनों को ले जा सके। इस प्रकार की जानकारी उसकी फैमिली वालों को भी होनी चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के कार्यक्रम में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी बताई और अभी आपने बताया कि HRP की जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं, उनके परिवार का, उनका साथ होना, उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गर्भवती महिला के लिए। तो दोस्तों, आज के स्वास्थ्य वाणी कार्यक्रम के 6वें एपिसोड में आपने जाना हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। इससे जुड़े कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमारे संपर्क नंबर 8109983187 पे संपर्क कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के ख्याल रखें अपना और सुनते रहे रेडियो लोकवाणी 89.6 FM। धन्यवाद। जय जोहार।